खुशामदीद। और अब हम यूनिट वेक्टर नोटेशन इस्तेमाल करते हुए एक प्रोजेक्टाइल मोशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। जाहिर है कि ये प्रॉब्लम हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें यूनिट वेक्टर नोटेशन को इस्तेमाल करना सीखना है ताकि हमें तस्वीरें और ग्राफ्स वगैरह बनाने ना पड़े। तो और ये हम देख सकें कि कोई प्रॉब्लम यूनिट वेक्टर नोटेशन इस्तेमाल करते हुए किस तरह ज़्यादा बेहतर तौर पर सॉल्व किया जा सकता है। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास एक गेंद है जो कि हमने 4 फीट की ऊंचाई से फेंकी है, यानी कि जिस किसी ने भी फेंकी थी उसकी हाइट 4 फुट थी, उसके हाथ की ऊंचाई जो थी वो 4 फीट थी। ये मैं एक्सेस बना रहा हूँ, एक्स और वाई एक्सिस, और इसमें मुझे नेगेटिव साइज बनाने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा ये वाई एक्सिस हुआ और ये आया हमारा एक्स एक्सिस। और बॉल ने अपना जो सफ़र शुरू किया ये 4 फीट की ऊंचाई से, ये 4 फीट की हाइट है। और अब सवाल में मजीद हमसे ये बात कही गई है कि ये 120 फीट पर सेकंड की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के साथ ये चलती है एक बैट से टकरा के 30 डिग्रीज का जाविया बनाते हुए, और एक 30 फुट फेंस है जो कि 350 फीट दूर है। तो मेरा ख्याल है, और हमें ये बताना है कि क्या वो उस फेंस को, यानी उस रुकावट को या उस दीवार को क्रॉस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और ये जो मैंने इस वक्त जो ग्राफ बनाया हुआ ये अप टू द स्केल नहीं है, ये मैं आपको पहले से बता दूं, कोई चीज़ अकॉर्डिंग टू द स्केल नहीं है, सिर्फ रैंडमली बने हुए हैं। तो ये हमारा वेक्टर है, बॉल को फेंका गया है 30 डिग्री के जाविये से। जाहिर बात है कि जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल बेसबॉल की ही एग्जाम्पल होगी। तो जनाब प्रॉब्लम हमसे कहा जा रहा है कि ये बॉल जो है 30 फुट हाइट यानी कि 30 फीट ऊंची कोई फेंस है जो कि इस बॉल से ये 350 फीट के फासले पर है, यानी कि ये जो दीवार या कोई जाली लगी हुई है ये इसकी जो ऊंचाई है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये कोई बेसबॉल का कोई सवाल हो सकता है या आप कह सकते हैं कि क्रिकेट का भी हो सकता है। तो ये एक रुकावट है जो कि 30 फीट ऊंचाई की है तकरीबन, और हमसे ये पूछा गया है कि क्या ये बॉल इस फेंस को, इस रुकावट को क्रॉस करेगी या नहीं। तो अब हमें यह देखना है कि ये सवाल हम वेक्टर नोटेशन इस्तेमाल करते हुए सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कोई तस्वीरें नहीं बनाएंगे, हम सिंपल यूनिट वेक्टर नोटेशंस को इस्तेमाल करेंगे। और हम पहले भी करते रहे हैं, लेकिन हमने पहले यूनिट वेक्टर्स नोटेशन को इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया, हमने दूसरे तरीके इस्तेमाल किए थे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का ये एक प्रॉब्लम है, और ये उन्हीं वैसे ही प्रॉब्लम है जैसे हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन पहले हमने एक्स और वाई कंपोनेंट्स में तोड़ा था। अब हम आई और जे यानी कि 2 डायमेंशंस के वेक्टर्स की बात करेंगे। अलबत्ता यहां पर हम जो है कोई तस्वीर नहीं बनाएंगे। तो पोजीशन को हम कहते हैं पी, और ये पी जो है एक वेक्टर है, पी एक वेक्टर है जो कि वक्त के साथ यानी कि एक टाइम डिपेंडेंट वेक्टर है, पी एज अ फंक्शन ऑफ टी, यानी कि पी जो है टाइम का एक फंक्शन है। और जाहिर बात है कि ये एक वक्त के साथ साथ पोजीशन तब्दील हो रही है, और हम इस पर मजीद भी बातें करते चले जाएंगे। तो अब आप गौर कीजिए कि ये जो इसकी इनिशियल पोजीशन है ये 0 नहीं है, लिहाजा ये हम इसकी जो पी इनिशियल यानी कि इनिशियल पोजीशन प्लस इनिशियल वेलोसिटी वी आई टाइम्स टी, और ये मैं इस पे उसको वेक्टर की टोपी पहना दूं, और ये टी टाइम प्लस ये भी एक वेक्टर है, टी टाइम है, टी स्क्वायर्ड ओवर 2। याद रखिए कि पहले ये इक्वेशन वही है जो हम पहले बहुत दफा इस्तेमाल कर चुके हैं। बस पहले ये होता था कि हमारा जो इनिशियल पॉइंट होता था या इनिशियल पोजीशन जो होती थी वो 0 होती थी। यहां पर हमारे पास कुछ न कुछ इनिशियल पोजीशन है जो कि हमने कहा है कि 4 फीट की हाइट है। और इस तरह अगर हमारे पास कोई सा भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी डायमेंशंस में क्यों, 1 डायमेंशन में हो, 2 डायमेंशन में हो, या 3, 4, 5 जितनी भी डायमेंशन में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पी आई यानी कि इनिशियल पोजीशन क्या है इसकी, जैसे कि ये देखिए ये 4 फीट की हाइट पर है, एक्स इसका कोई नहीं है, एक्स इसकी यानी कि एक्स पोजीशन इसकी नहीं है बिल्कुल, और पॉइंट ऑफ ओरिजिन पर है। तो इसकी इनिशियल पोजीशन 4j, जी हाँ ये वेक्टर j है, लिहाजा ये होगा 0 प्लस 4j, 0i प्लस 4j
जे यानी 4j। ये वेक्टर जो है ये 4j ही कहलाएगा। आई को तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैंने मिटा दिया है। इसी तरह इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास होगी, आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है ये एक वेलोसिटी का वेक्टर है, ये इनिशियल वेलोसिटी का, जो कि 120 फीट पर सेकंड के हिसाब से इसकी इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास। लेकिन एंगल इसका 30 डिग्रीज है, ये इसका एक्स एक्सिस है, और ये जाहिर बात है कि ये मूवमेंट जो है इसकी एक्स डायरेक्शन ही में होगी, ये बात ध्यान में रखने वाली है। तो 120, अब हमें क्या चाहिए, हमें इसका एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। तो 120 cos 30 डिग्री आई वेक्टर यानी कि इसका एक्स वेक्टर, लेकिन साथ ही साथ हमें वाई, इसका वाई कंपोनेंट भी चाहिए, और ये हो जाएगा मैं स्विच कलर्स चेंज कर लूं, तो ये 120 साइन 30 डिग्रीज जे। हमारे पास x और y कंपोनेंट्स आ गए इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी cos 30 होता है स्क्वायर √3/2, यानी कि इसको मैं थोड़ा सा जगह बचाने के लिए स्क्वायर रूट ओवर 3 हो गया। तो ये 2 जो है ये 120 से कैंसिल होकर 60 कर देगा इसको, लिहाजा हमारे पास ये हो जाएगा 60 √3 टाइम्स आई यूनिट वेक्टर है, और उसके बाद इसका j कंपोनेंट यानी कि y कंपोनेंट आएगा, जिसमें कि यूनिट वेक्टर j होगा। आपको पता है कि साइन 30 जो है वो हाफ होता है, साइन 30 हाफ का मतलब ये कि 120 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 60j। अब हमें इनिशियल वेलोसिटी भी मालूम हो चुकी है। अब एक्सेलरेशन रह जाता है हमारे पास, और एक्सेलरेशन आपको पता है कि ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, और इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है ये ड्यू टू ग्रेविटी है। और क्योंकि हम इंग्लिश सिस्टम से डील कर रहे हैं, लिहाजा हम यहां पर मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर नहीं लेंगे, हम लेंगे फुट पर सेकंड स्क्वायर। तो इस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ग्रेविटी वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ये वेक्टर जो है एक्सेलरेशन का ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और ये 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर्ड होगा। सही, तो एक्सेलरेशन ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन में कुछ नहीं है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, हम हवा की जो रगड़ है उसको भी नजरअंदाज करना है, और वाई डायरेक्शन में डाउनवर्ड एक फोर्स एक्ट कर रही है जो कि ग्रेविटी है, उसकी वजह से जो फोर्स जो एक्सेलरेशन है वो 32j। जी हाँ, ये हमारे पास वेक्टर ए की वैल्यू भी आ गई -32j। और अब हम जो इक्वेशन हमने ऊपर देखी थी, इसमें हम इस सारी की सारी जो वैल्यूज हैं इन्हें हम रखना शुरू करते हैं। तो जनाब ये मेरे पास p वेक्टर p जो कि फंक्शन है t का, यानी टाइम का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है p। इनिशियल पोजीशन मेरे पास थी 4 फीट की हाइट पर 4j, याद रखिए सिंपल 4 नहीं 4j प्लस vi की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, प्लस vi मेरे पास था 60 t को मैंने यहां से बाहर निकाल लिया, ये t मेरे पास मौजूद है, तो ये vit, तो ये t बाहर है मेरे पास, तो ये 60 √3i प्लस ये 60j मेरे पास है, तो 60j ये वाली वैल्यू, ये जो मैं बॉक्स के अंदर बंद कर दी, तो ये vit है मेरे पास, तो ये vit t मैं बाहर निकाल चुका हूं, प्लस a एक्सेलरेशन, पहले मैं टी स्क्वायर को लिख दूं, टी स्क्वायर ये बाहर रहेगा, अब ओवर टी भी बाहर रहेगा, और ए की वैल्यू एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास क्या है -32j, यानी कि -32j जो कि यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर डायरेक्शन का या वाई डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो ये है। अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा 4j प्लस मेरे पास j की क्वांटिटी और कौन कौन सी है, 60√3 टाइम्स t i प्लस 60t j प्लस
टी स्क्वायर्ड ओवर 2 और 32 को मैं डिवाइड करते हैं -16, तो ये जाएगा -16 टी स्क्वायर जे, और मेरा ख्याल है खत्म हो रहा है। मैं इसी प्रॉब्लम को अगली वीडियो